हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एनिमिटी एंड तुम्हारा एनिमिटी भाई लेके आ गया है तुम्हारे लिए आस्था द पास्ता का नया एपिसोड। तो गाइस पहले तो बहुत सॉरी, मैं जानता हूँ वीडियो काफी लेट होगी, लेकिन मैं क्या बट इन सब बात को हम लोग साइड में रखते हैं एंड आते हैं हम लोग हमारे आज के पार्ट पे। तो जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था अकेले तैयार हो जाता है 7 लोगों से लड़ने के लिए एंड वो 7 लोगों से अकेले लड़ भी रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा इंजर्ड होता है इसलिए उसे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। आखिर कौन है ये लड़का, ये हार क्यों नहीं मान रहा। ये सारे लोग मिलकर आस्था के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं एंड आस्था अकेले इन सबसे लड़ रहा होता है और बहुत ज्यादा थक गया होता है। आखिर कब तक लड़ोगे तुम बच्चे? जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड तभी लियोपोल्ड पीछे से इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। मेरे भाई के मरने से पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा। पास्ता तुम साथ तो दोगे ना मेरा? बिल्कुल भाई, और मेरा नाम आस्था है। एंड ये दोनों साथ में मिलके इन सबसे लड़ने लगते हैं एंड नोएल भी इनको अपने वाटर बैरियर से बचाने लगती है। लेकिन तभी इन सब में से एक अपना मैजिक यूज करता है और अपने ट्री सेकिंग मैजिक से नोएल का मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है और नोएल का वाटर बैरियर खत्म हो जाता है। आस्था और लियोपोल्ड साथ में इस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए कूदते हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि ये पांचों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये अपने मैजिक से इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, क्योंकि इसका अटैक इतना फास्ट होता है कि आस्था और लियोपोल्ड को इसका अटैक दिखाई नहीं होता एंड ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बहुत हो गया, अब मरो तुम दोनों। एंड ये आदमी इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक इन दोनों पर कर देता है। नोएल जोर से चिल्लाती है आस्था, लेकिन तभी अचानक से इस आदमी के अटैक को कोई रोक देता है। ये क्या? एंड तभी वहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट्स वापस आ जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से जीत जाओगे? एंड मिमोसा भागते हुए फुगिलियन के पास जाती है। हमें जल्दी से कैप्टन फुगिलियन को मेडिकल वार्ड भेजना होगा, इनका बचना बहुत मुश्किल है। आस्था तुम ठीक तो? एंड आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। नोजेल बोलता है तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को बहुत गंदी मौत दूंगा। ऐसी बात है क्या? एंड तभी नोजेल इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी ये लड़की अपना मैजिक यूज करती है, सैलामेंडर मैजिक। एंड वो अपने मैजिक से अपने आसपास एक सैलामेंडर बना देती है जो नोजेल के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ये सैलामेंडर सारे के सारे मैजिक अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और जितने ज्यादा अटैक्स ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड तभी ये लड़की आस्था को भी अपने सैलामेंडर से किडनैप कर लेती है। नोजेल समझ जाता है कि ये लोग कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा नाम याद रखना तुम सब मैजिक नाइट्स। हमारा नाम है आई ऑफ द डार्क सन और एक दिन हम लोग पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर देंगे। एंड तभी ऑबिटो के टेलीपोर्टेशन मैजिक से ये सब वहाँ से आस्था को लेके भाग जाते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वो लोग आस्था को ले गए। हमारे पास अभी एक कॉमनर की चिंता करने का टाइम नहीं है, हमें हमारे क्लोवर किंगडम का ध्यान रखना होगा। लेकिन कैप्टन नोजेल सही कह रहे हैं नोएल, हमें नहीं पता कि वो लोग आस्था को कहाँ लेकर गए होंगे। अभी हमारे क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है, हमें दोबारा से अपने किंगडम को सेव करना होगा। मिमोसा क्या ये दोनों बच पाएंगे? मैं लियोपोल्ड को तो बचा सकती हूँ, पर फुगिलियन सर का बचना बहुत मुश्किल है। हमें जल्दी इन्हें मैजिक हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जिसपे सॉलिड और नेब्रा फुगिलियन पे हंसने लगते हैं। देखो तो क्रिम्सन लायंस का कैप्टन कितना वीक और बेसहारा है और अब तो इसके पास एक हाथ भी नहीं है। लेकिन तभी नोजेल इन दोनों को चुप करा देता है और कहता है भले ही उसके पास एक हाथ ना हो, लेकिन फिर भी वो तुम दोनों को आसानी से अकेले हरा सकता है, इसलिए चुप रहो। एंड ये दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स पूरे क्लोवर किंगडम में फैल जाते हैं अपने किंगडम को दोबारा से सेव करने के लिए। लेकिन बेचारी नोएल सिर्फ आस्था के बारे में ही सोच रही होती है। इधर हम देखते हैं सारे लोग आस्था को लेके वापस अपने बेस पे आ जाते हैं। डैड लीडर तुम पे खुश नहीं होंगे, क्योंकि भले ही हम मिशन में पास हो गए, लेकिन तुम्हारी वजह से कार्ला पकड़ी गई। चिंता मत करो, लीडर कभी भी जाके उसको छुड़ा सकते हैं। एक मिनट शैली, तुम्हें इसे अंदर लेके नहीं आना चाहिए, इसे यहीं पे खत्म कर दो। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है। सैली तुम जानती हो लीडर को ऑर्डर है कि कोई भी उनकी इजाजत के बिना हमारे बेस के अंदर नहीं आ सकता। जल्दी से मार दो इसे। एंड तभी आस्था भी होश में आ जाता है। ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ओह तो तुम होश में आ गए। प्लीज इन लोगों से कहो ना कि मुझे तुम्हें मारने के लिए ना कहें। मुझे तुम्हें अंदर लेके जाके तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे देखना है कि तुम्हारा दिल कैसा दिखता है। ये लड़की पागल है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं निकलूं कैसे? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड ये सारे लोग अपने बेस के अंदर घुस जाते हैं और आस्था बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन तभी अचानक से ये सारे लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने खड़े होते हैं द विजर्ड किंग। ये क्या विजर्ड किंग? तुम लोगों को लगा भी कैसे कि तुम लोग मेरे किंगडम पे अटैक करके जिंदा बच के निकल जाओगे? मैं चाहता तो तुम लोगों को अटैक करने से पहले ही पकड़ लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे लीडर से जो मिलना था। सारे लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। एंड इससे पहले कि ये लोग विजर्ड किंग के ऊपर अटैक करते, विजर्ड किंग एक सेकंड में इनके सामने के 2 बंदों को निपटा देते हैं। इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है? आस्था को यकीन नहीं होता कि विजर्ड किंग कितने फास्ट है। ऑबिटो समझ जाता है और सोचता है कि नहीं, हम सारे मिलके भी विजर्ड किंग को छू भी नहीं सकते। हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन हम विजर्ड किंग के रहते यहाँ से भाग भी नहीं सकते।
चलो ठीक है, जब तक तुम लोगों का लीडर यहाँ पे आता है तब तक हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं। क्यों ना तुम सब मिलके एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो, और अगर तुम लोगों का एक भी अटैक मुझे छू गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एंड इसको सुनते ही ये सारे लोग एक साथ मिलके विजर्ड किंग पर अटैक कर देते हैं। बट सामने खड़ा कौन है? विजर्ड किंग। इन सब का एक भी अटैक विजर्ड किंग को छूता ही नहीं। विजर्ड किंग इतने ज्यादा फास्ट होते हैं, आस्था को यकीन नहीं होता कि जिस अटैक को आस्था देख भी नहीं पाया था, विजर्ड किंग उस अटैक के साथ चार अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कर रहे हैं। ये इतना फास्ट कैसे है? एंड तभी अचानक से विजर्ड किंग उनके सामने से गायब हो जाते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं। एंड अपने टाइम प्रिजन मैजिक से एक बार में ये सबको पकड़ लेते हैं। एंड हमारे विजर्ड किंग के पास टाइम मैजिक होता है। एंड विजर्ड किंग आस्था को भी बचा लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि विजर्ड किंग ने अकेले इन सारे लोगों को बच्चों की तरह हरा दिया। आस्था मन में सोचता है तो ये है वो जिन्हें मुझे हराना है अगला विजर्ड किंग बनने के लिए। मैं इनके सामने कमजोर नहीं दिख सकता। उठो आस्था। एंड आस्था विजर्ड किंग के सामने किसी तरह दोबारा से खड़ा हो जाता है। मुझे देख के अच्छा लगा आस्था कि तुम ठीक हो। और तुम सब लोग ये बताओ कि ये टैबलेट क्या चीज है? एंड इसमें तो कुछ पत्थर घुसे हुए हैं। मैं देख सकता हूँ इसमें अभी भी कुछ जगह खाली है। क्या होगा जब तुम लोग इसमें सारे के सारे मैजिक स्टोन्स लगा दोगे? और शायद तुम लोगों को याद होगा जैसा हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था कि जब आस्था ने आइस को हराया था तब नेरो आस्था के पास एक मैजिक स्टोन लाई थी। एंड यही वो मैजिक स्टोन है जिसे आई ऑफ द डार्क सन वाले कलेक्ट करे। एंड ये सारे के सारे मैजिक स्टोन्स जमा करके इस टैबलेट पे लगा रहे हैं। एंड जब सारे के सारे मैजिक स्टोन्स इस टैबलेट पे लग जाएंगे तब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या होगा, और वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक मैजिक स्टोन अभी भी नेरो के पास है। जल्दी बताओ तुम लोग, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलो ठीक है, जो भी मुझे पहले बताएगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे एक मिनट, मैं तो भूल ही गया। मेरे मैजिक की वजह से तुम लोग सांस भी नहीं ले सकते, तो बोलोगे क्या? सॉरी सॉरी। चलो मैं फिर से तुम सबको आजाद कर देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से विजर्ड किंग को किसी के आने की भनक होती है। ओ तो तुम आ गए। आस्था तैयार हो जाओ। एंड तभी इन दोनों के पीछे एक बहुत जोर की रोशनी जलती है, इतनी तेज की आस्था को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। एंड तभी इन दोनों के सामने आ जाता है हमारी एनिमे का मेन विलेन लाइट। एंड ये कितना स्ट्रांग होता है ये अभी तुम समझ जाओगे। आस्था अपनी पलकों को सिर्फ एक बार झपकाता है और तभी वो लाइट गायब हो जाती है, और उसके साथ वो लाइट, वो सारे लोग और वो टैबलेट भी गायब हो जाता है। आस्था को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। विजर्ड किंग वो भाग गया मुझे चकमा देके अपने साथियों और उस टैबलेट के साथ। मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में कोई इतना स्ट्रांग भी बचा होगा जो मेरी स्पीड को टक्कर दे दे। खैर हमारी पहली फाइट में तो वो इस बार जीत गया, लेकिन अगली बार वो नहीं जीतेगा। लेकिन हाँ, वो इसको लेके नहीं भाग पाया, जिसको सुनते ही आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि भाई जितनी देर में आस्था ने सिर्फ एक पलक झपकाई उतनी देर में विजर्ड किंग और लाइट की फाइट स्टार्ट होगी, खत्म भी हो गई। अब तुम लोग सोच सकते हो कितने फास्ट है विजर्ड किंग और आई ऑफ द डार्क सन का लीडर। आस्था समझ जाता है कि अभी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। इधर हम देखते हैं फुगी लियोन और लियोपोल्ड मैजिकल वार्ड में पड़े होते हैं। लियोपोल्ड तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन फुगी लियोन की हालत बहुत खराब होती है। एंड ये सारे लोग फुगी लियोन के लिए बहुत डरे हुए होते हैं। एंड नोएल और मिमोसा हमारे आस्था के लिए। लेकिन तभी विजर्ड किंग हमारे आस्था के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। कैसे हो तुम सब? हेलो नोएल, तुम ठीक तो हो ना? एंड आस्था को देख के नोएल और मिमोसा बहुत खुश हो जाते हैं। बट इन दोनों से ज्यादा खुश हो जाता है क्लॉस, जो भागते हुए जाके आस्था को गले लगा लेता है। तुम ठीक तो हो ना आस्था? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो भाई? मैं जिंदा हूँ। नेरो भी खुशी के मारे आस्था को मारने लगती है। एंड तभी मिमोसा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और नोएल और क्लॉस को उड़ा के जाके उसको गले लगा लेती है। एंड फिर शर्मा के दूर हट जाती है और नोएल बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड इसके बाद विजर्ड किंग इन सब के साथ खड़े होते हैं। मैं आई ऑफ द डार्क सन के लीडर से मिला जिसने फुगी लियोन पर अटैक किया था, और मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर उनका लीडर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये भी हो सकता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। सर, फुगी लियोन ने अपने गले में जो पेंडेंट पहना था वो गायब है। ओ जरूर से फुगी लियोन का पेंडेंट भी एक मैजिकल स्टोन होगा जो उन लोगों को अपने टैबलेट पे लगाना होगा, तभी उन लोगों ने फुगी लियोन पे अटैक किया। एंड तभी सिल्वर ईगल की फैमिली वाले वहाँ से जाने लगते हैं। नोजेल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि भले वो फुगी लियोन का राइवल है, लेकिन ये दोनों भी आस्था और यूनो की तरह एक दूसरे को सीक्रेटली पसंद करते हैं। एक मिनट, मतलब वो वाला पसंद नहीं, ठीक है, रिस्पेक्ट वाला पसंद भाई, कुछ गलत मत समझ लेना। एंड नोजेल अपने मन में बोलता है तुम चिंता मत करना फुगी लियोन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। एंड ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम लियोपोल्ड को देखते हैं जो अभी भी इंजर्ड होता है। वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। भैया वो आपके सर पे डायमंड कैसा बना है? लियो, ये एक प्रॉमिस है जो मैंने अपने आप से किया है एंड इसको मुझे मरते दम तक पूरा करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं विजर्ड किंग इन सबसे कह रहे होते हैं मुझे बहुत दुख हुआ फुगी लियोन के साथ जो हुआ, एंड हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन हम उसका बदला जरूर लेंगे। सही कहा। एंड तभी लियोपोल्ड बाहर आकर खड़ा हो जाता
हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन हम उसका बदला जरूर लेंगे। सही कहा। एंड तभी लियोपोल्ड बाहर आकर खड़ा हो जाता है। लियो, तुम्हें अभी नहीं खड़ा होना चाहिए। सही कहा आपने विज़र्ड किंग, मैं लूंगा अपने भाई का बदला। आस्था, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो, क्योंकि हम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। अभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा। मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं करूंगा और हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, और तब तक मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं एक दिन विज़र्ड किंग नहीं बन जाता। तैयार हो ना मेरे राइवल? आस्था। एंड लियो भी अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेता है, हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता? एंड ये सारे लोग हंसने लगते हैं। एंड इधर हम देखते हैं फुगी लियोन भी हंस रहा होता है। एंड अब वो होश में आ चुका है, एंड अब वो भी ठीक है। उसके बाद सारे मैजिक नाइट्स दोबारा से क्लोवर किंगडम की मरम्मत करने लगते हैं। एंड विज़र्ड किंग भी ये समझ जाते हैं कि उनके मैजिक नाइट्स में से कोई एक ट्रेटर है जिसने अटैक के टाइम उस बैरियर को हटा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग इन दोनों से पूछताछ कर रहे होते हैं, बट ये दोनों मर जाएंगे, लेकिन अपने लीडर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका लीडर लाइट इन दोनों के लिए भगवान है। एंड इधर हम डेड को देखते हैं जो आस्था के ऊपर बहुत ज्यादा पागल होता है, और वो कुछ भी करके बस आस्था को मारना चाहता था। चुप रहो डेड, तुम मेरे आस्था को नहीं मार सकते, मुझे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। एंड इसके बाद हम आई ऑफ द डार्क सन के लीडर लाइट और ओबिटो को देखते हैं। सर आप चिंता मत करिए, वो दोनों मर जाएंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जानता हूँ ओबिटो, लेकिन मुझे उसकी नहीं उनकी चिंता है। बहुत जल्दी मैं वापस जाकर उन लोगों को ले आऊंगा, लेकिन पहले हमें उस विज़र्ड किंग का कुछ करना होगा। उसका टाइम मैजिक सच में बहुत खतरनाक है। एंड हम लाइट का एक हाथ देखते हैं जिसको विज़र्ड किंग ने उनकी फाइट के दौरान अपने अटैक से एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मुझे नहीं लगा था कि विज़र्ड किंग इतना स्ट्रांग होगा, लेकिन आप सब चिंता मत करिए, वो भले ही स्ट्रांग है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। और एक दिन हम सब मिलके क्लोवर किंगडम को तबाह कर देंगे और अपना खुद का एक राज्य बनाएंगे। एंड इसके बाद इधर हम इस लड़की को देखते हैं जो आस्था को पेस्ट्री देती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि आस्था वो पेस्ट्री खाता, चार्मी वो पेस्ट्री आस्था से ले लेती है और खुद खाने लगती है। ये लो तुम दोनों भी खाओ, शर्माओ मत। हाँ, मैं क्यों शर्माऊंगा, मेरी पेस्ट्री है। एंड वो पेस्ट्री सच में बहुत टेस्टी होती है। वैसे चार्मी सेनपाई आप आई कैसी थी चुपचाप रॉयल कैपिटल के अंदर? एंड तब चार्मी आस्था को अपना मैजिक दिखाती है कि कैसे वो चुपचाप उसी के साथ रॉयल कैपिटल में घुसी थी। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ से यूनो की भी स्क्वाड जारी होती है। ओ यूनो, कम से कम एक हाय तो बोलते जाओ, किस बात की ऐठन है तुम्हारे अंदर? एंड चार्मी आस्था से कहती है, एक मिनट, तुम मेरे प्रिंस को कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन ये मत बोलो कि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसको सुनते ही यूनो आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग अटैक यूज कर देता है, जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आस्था की जगह कोई और मैजिक नाइट होता तो वो काम से गया था। लेकिन सामने कौन खड़ा होता है? हमारा आस्था। एंड वो अपनी तलवार निकालता है और वो यूनो के अटैक को रोक देता है, लेकिन उसके अटैक से वो नीचे जरूर गिर जाता है। एंड तभी उसको यूनो का एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अबे पागल है क्या, मुंह से नहीं बोल पा रहा था? अभी तो हम सब मारे जाते। एंड यूनो आस्था को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। क्लॉस सोचता है कि अचानक से यूनो का विंड अटैक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? एंड वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यूनो के पास अब विंड स्पिरिट शिल्फी भी है। और आस्था और यूनो दोनों अंदर से बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के लिए कि वो लोग अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं। इसके बाद हमारा आस्था वापस लौट जाता है अपने ब्लैक बुल स्क्वाड के पास। मैग्मा सेनपाई, फिर विज़र्ड किंग ने मेरी तारीफ की और मुझे बना दिया जूनियर मैजिक नाइट। क्या? लेकिन जूनियर मैजिक नाइट होता क्या है? मुझे नहीं पता। बेवकूफो, तुम लोगों को ये नहीं पता कि जूनियर मैजिक नाइट क्या होता है? कोई बात नहीं, तुम लोगों का कभी प्रमोशन नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम लोग अभी तक की सुपर जूनियर मैजिक नाइट हो, और आस्था अब जूनियर मैजिक नाइट हो गया, मतलब तुम लोग से भी ऊपर। और क्योंकि चार्मी ने अकेले उस चुड़ैल को हराया था, इसलिए अब वो सीनियर मैजिक नाइट है। ये मैं सीनियर मैजिक नाइट बन गई, मतलब मुझे अब और खाना मिलेगा। और तुमने भी बहुत अच्छा काम किया आस्था। थैंक यू यामी सर, मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग करने ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ और एक दिन बन जाऊँ विज़र्ड। चुप रहो, पागल हो क्या? जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें है गधे। लेकिन मैं करूंगा क्या अपने रेस्ट पे? मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें एक ट्रिपल डेट पे लेके चलता हूँ। क्या डेट? एंड नोएल एकदम शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसका प्यारा आस्था डेट पे जा रहा होता है। और फिर फिनरल आस्था और मैक्स के साथ कोयल टाउन पहुंच जाता है। एंड उसके पीछे चुपचाप नोएल भी आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यारा आस्था किसी और लड़की के साथ डेट पे जाए, जैसे कि इस गधे को कोई लड़की पसंद करेगी। उसके बाद ये तीनों के तीनों एक होटल में आ जाते हैं जहाँ पर इन तीनों की 3 लड़कियों के साथ एक मिक्स डेट होती है। ठीक है, मैं हमारी डेट को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है फिनरल और मैं 21 साल का हूँ। और फिनरल इन तीनों को एक एक फ्लावर दे देता है और ये तीनों लड़कियाँ खुश हो जाती है। बहुत अच्छे, अभी तक की तो हमारी डेट सही जा रही है। तुम्हारी बारी मैक्स, अपने बारे में बताओ कुछ। ओह मेरी बारी। मेरा नाम है मैक्स और मैं 18 साल का हूँ और मुझे लोगों को जान से मारना बहुत पसंद है। मुझे मजा आ जाती है जब मैं लोगों का खून देखता हूँ, जिसे सुन के ये तीनों लड़कियाँ थोड़ा सा डर जाती हैं। लेकिन इन तीनों से भी ज्यादा डर होता है हमारा आस्था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो वो उठ के अपनी बॉडी दिखाने लगता है। हाय, मेरा नाम है 15 और मैं आस्था साल का हूँ। ये दोनों लड़कियाँ सोच रही होती है कि आज तो हम लोग गलत फंस गए। ये तीसरी वाली को कुछ
कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता इन सबसे। एंड इस लड़की का नाम रेबेका होता है। फिनरल समझ जाता है कि लड़कियां बोर हो रही है भाई, ठीक है अब तुम लोग भी अपना नाम बताओ, लेकिन ये तीनों कुछ भी नहीं बोलती। फिनरल सोचता है उसे जल्दी कुछ करना होगा टॉपिक को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा तुम लोग जानना चाहती हो कि हम मैजिक नाइट्स क्या करते हैं? हाँ हाँ जरूर। लक अपने कुछ मिशन के बारे में बताओ यार। हाँ हाँ जरूर। मैं अपने पिछले मिशन में कुछ लुटेरों से लड़ रहा था और मैं उन्हें जान से मार नहीं सकता था, तो मैंने उनके दोनों हाथ पैर उखाड़ कर फेंक दिए ताकि वो लोग भाग ना पाए। मुझे बहुत मजा आई थी उस दिन। ये लड़की सोचती है कि ये लड़का सही में मैजिक नाइट है या फिर कोई साइको किलर है। उसके बाद मैंने एक लुटेरे के पेट के अंदर अपना हाथ। चुप हो जा भाई, मेरे डेट की ऐसी की तैसी मत कर। आस्था तुम बताओ तुमने कैसे रॉयल कैपिटल को बचाया था इस बार? हाँ मैंने देखा था तुम अकेले 7-7 लोगों से लड़ रहे थे। ओ हाँ वो मैं लड़ रहा था, लेकिन मैं बहुत इंजर्ड भी हो गया था। एंड आस्था उठ के अपनी चोट इन सबको दिखाने लगता है। वाह इस छेद से तो मैं तुम्हारा दिल देख सकता हूँ। ये तीनों लड़कियां अब वहाँ